जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप लोगों से मैं क्या कहूँ, ऐसे तो मेरी जुबान कभी बंद नहीं होती है, लेकिन आज सच में आप लोगों ने मुझे स्पीचलेस कर दिया। जिस तरीके से इतना खूबसूरत मेरा इंट्रोडक्शन दिया, जिस तरीके से एक प्रस्तुति जो हमारे कौन से समाज के, सूर्यवंशी समाज की महिलाओं ने दी, और जो जागरूकता आपके बीच में मुझे देखने को मिल रही है। अभी 9:10 हुए हैं रात के, और ठंड भी है। खैर मुझे कम लग रही है क्योंकि मैं जहाँ से आई हूँ वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, और आप इस ठंड में इस ऐतिहासिक दिन को, मैं कहूँगी कि हम महिलाओं के अस्तित्व के दिन को मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए आज यहाँ बैठे हैं। सबसे पहला क्रांतिकारी मेरा सलाम, जय भीम आप सबको। और बड़ी खूबसूरत कुछ लाइनें मैंने माता सावित्रीबाई फुले जी की पढ़ी हैं। उससे पहले, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरा फ्लो टूटे, इस कार्यक्रम को जिन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, मैं सबसे पहले उस एक मेरी नज़र में वो लोग योद्धा हैं, क्योंकि बहुत कम ऐसा हसीन, ऐसा खूबसूरत नज़ारा मुझे देखने को मिलता है कि जहाँ महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा है पुरुषों से। तो आज सच में, चाहे वो स्टेज पे है, चाहे वो आज प्रांगण में यहाँ इस पंडाल के अंदर बैठी हैं, ये आज दिल को सच में छूने वाली एक ऐसी ऐतिहासिक चीज़ करी है आप लोगों ने। चाहे वो मंच का संचालन करना हो, मंच को संभालना हो, या महिला का सम्मान किसी महिला के द्वारा करवाना हो। अक्सर ऐसे प्रोग्राम्स में मैं जाती हूँ कि जहाँ पे महिलाओं की अच्छी स्थिति के लिए या भागीदारी के लिए, हिस्सेदारी के लिए प्रोग्राम होता है, और उसको ऑर्गेनाइज करने वाले भी पुरुष होते हैं, और संचालन करने वाले भी पुरुष होते हैं, और बैठ के भाषण सुनने वाले भी पुरुष ही होते हैं। तो आप सबके लिए जोरदार तालियां। तो इस कार्यक्रम को पूरी भारतीय बौद्ध महासभा बिलासपुर की वर्किंग कमेटी के सदस्य, जिनका मैं नाम लेती हूँ, महेश जी, सारंग जी, धर्मेंद्र जी, पंकज जी, राजेश जी, सुबोध जी, प्रफुल्ल जी, SR वाल्के जी, संतोष जी, सूर्यकांत जी, मुदकर जी, अजय जी, कैलाश जी, आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया इस कार्यक्रम के लिए। और ये सौभाग्य मेरा भी है कि आपने इतनी दूर से, मैं इतने 1000 किलोमीटर, 100 किलोमीटर जिसे कह लो, चल के आई हूँ आज आप सबके सामने एक ऐसे योद्धा को याद करने के लिए, जो सिर्फ प्रेरणा हमारे लिए इसलिए नहीं है कि वो भारत की पहली एक टीचर रही हैं, भारत की पहली महिला शिक्षिका रही हैं, वो नारी मुक्ति की सबसे बड़ी अगर इस देश में मिसाल रही है ना, तो वो माता सावित्रीबाई फुले हैं। आज आपके बीच में खड़ी दलित की ये बच्ची अपनी बात इतने जज्बात के साथ रख पा रही है, इतने अच्छे तरीके से आपके बीच में बोल पा रही है इस माइक के आगे खड़ी होकर, तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरे महापुरुषों की वजह से। और अभी माता सावित्रीबाई फुले जी की बड़ी खूबसूरत पंक्ति है। उन्होंने बड़ा खूबसूरत कहा है कि चौका बर्तन से ज़रूरी है पढ़ाई, क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? और जब मैंने आपकी ये प्रस्तुति देखी तो मुझे एहसास हुआ कि आडंबर, अढोंग, अज्ञानता, मूर्खता से ज़रूरी है पढ़ाई, क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? मकारी, नशा, शो ऑफ, खुद को बड़ा दिखाना, दूसरे को छोटा दिखाना, जातियों के अंदर जातियां खोजना, इन सब से कई गुना ज़्यादा ज़रूरी है ज्ञान और पढ़ाई। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? ये है हमारे योद्धा। आगे मैं पढ़ूंगी कि माता सावित्रीबाई फुले जी ने कितनी खूबसूरत बात कही है अज्ञानता को लेकर, क्योंकि आपने ये बात बोली तो मुझे लगा कि जो चीज़ मैं पढ़ती हूँ आपके बीच में शेयर करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा, अज्ञानता और अनपढ़ता मनुष्य के लिए घातक है। अविद्या माने अज्ञान के कारण मनुष्य पशुवत है। ब्राह्मण स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझता है। उनकी श्रेष्ठता का आधार ज्ञान अथवा शिक्षा पर अधिकार होना ही है। ज्ञान ही महिम उपार है जो व्यक्ति का
या किसी भी जाति का शिक्षा जब वो पा लेता है या शिक्षित हो जाता है, उसका बौद्धिक विकास होने लगता है। बौद्धिक विकास मतलब अगर आप पढ़ लिख लेते हो, अगर आप बढ़ते हो आगे, शिक्षित होते हो, जिस तरीके से हम सब ने ये कहावत बहुत खूबसूरत सुनी है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जब जो ज्ञान या शिक्षा प्राप्त करता है वो पढ़ता नहीं, चलता नहीं, दहाड़ता है। तो यही हमारे महापुरुषों की देन है और इसलिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से मेरी आपने एक चीज़ सुनी कि डॉक्टर रितु ने, लोगों ने मुझे कहा, अभी मैंने आपके पोस्टर पे भी देखा तो आपने ये लिखा था कि शेरनी। आज मैं भावुक हूँ इस चीज़ को लेकर सुनकर कि शेरनी, ऐसी क्या उपलब्धि मैंने पाई कि मुझे इतना बड़ा दर्जा। मेरे लिए तो शेरनी मेरी माता सावित्रीबाई फुले है, मेरे लिए शेरनी तो मेरी माता रामाबाई है, मेरे लिए शेरनी वो हर महिला है जिसने एक महिला को शिक्षित किया, ज्ञान दिया, पढ़ाया और उनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। मेरे लिए शेरनी मेरी माँ है। तो मैं आज ये चीज़ समझती हूँ कि डॉक्टर रितु को क्या ज़रूरत पड़ी थी। हज़ारों लोग पढ़ते हैं, दलाली करते हैं, बैठते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में और भी प्रोफेसर हैं, नौकरी कर रहे हैं, रोज़गार मिल रहा है, अच्छा, बहुत सारे ऑफिसर्स हमारे ऐसे हैं। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ लगी कि जब मेरे प्यारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पढ़े थे तो उन्होंने सिर्फ अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए पढ़ाई लिखाई नहीं करी थी, कुर्बानी नहीं दी थी। अगर दी होती तो उनके वो 4-4 बच्चे आज जीवित होते। उन्होंने वो पढ़ाई मेरे लिए करी, अपने बच्चों को मारकर, अपने बच्चों को खोकर। मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं वो लड़ाई को लड़ूं, वो अपमानता, वो जो छुआछूत अभी आप यहाँ पे देख रहे थे। आज सच में डॉक्टर रितु आप सबके बीच में भाषण देने नहीं आई, जो आज एक प्रस्तुति आपने करी और आपके सामने एक उदाहरण पेश किया गया कि उससे पूछा कि तुम कौन हो, उस बच्ची ने अपना नाम बताया और कहा तुम शेड्यूल कास्ट हो, तुम एससी हो, अच्छा दूर बैठ जाओ, या उसकी किताब लेके साइड पे रख दी। ये डॉक्टर रितु ने एक एक चीज, एक एक पल दिल्ली विश्वविद्यालय में रहते हुए सहा है। एक एक चीज, वो दर्द अपने सीने पे, अपने अंदर वो चीजें, दर्द को समाया, सहा। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है, कहते हैं ना, जब पानी एक पाइप में आता है तो आप प्रेशर से दबाते हैं उसको, बहुत प्रेशर से आ रहा है, आप दबा के रखते हैं, लेकिन जब आप हल्का सा छोड़ते हो ना तो वो बौछार जो होती है बहुत तेजी से बाहर आती है। तो आप समझ लीजिए कि आपके बच्चे जो वहाँ बैठे हैं, पढ़ रहे हैं बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में, उनके लिए जीवन, चीज़ें, यूनिवर्सिटी में पढ़ना, मान सम्मान की लड़ाई इतनी आसान नहीं है। लेकिन ठान लिया तो ठान लिया, क्योंकि अम्बेडकर की बच्ची हूँ, अम्बेडकर की चेली हूँ, अम्बेडकर को मानती हूँ, न समझौता करूँगी, न सर झुकाऊंगी, और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए, नस्लों के लिए एक मिसाल कायम करने का एक बेड़ा उठाया था कि जब मेरी पीढ़ियाँ, ये छोटे छोटे बच्चे जो आज यहाँ बैठे हैं, जो मुझे रिसीव करने आए थे, जब ये बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में, दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे या जेएनयू जैसे या और आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशंस में जाएंगे ये लोग, तो सर झुका के नहीं दरवाजे से अंदर घुसेंगे, सर उठा के जाएंगे और इनके साथ वो अत्याचार करने वाला, वो इंसान, इनका अंगूठा काटने वाला, एकलव्य का अंगूठा लेने वाला दोबारा कोई पैदा नहीं होगा। ये मिसाल मैं कायम करके वहां से जाऊंगी और बहुत हद तक हम कामयाब हुए वो चीज करने के लिए। इसीलिए उस 1 लाख की नौकरी, वो मेरा हक है, वो लड़ाई मेरी कानून में चल रही है, वो आज नहीं तो कल मुझे मिलेगी, क्योंकि मुझे विश्वास है अपने ऊपर और मुझे विश्वास है उस खूबसूरत इस संविधान पे जो मेरे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है, बनाया है। इस देश को सबसे बड़ी जो एक चीज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने दी, मुझे विश्वास है एक ना एक दिन ये आपकी बच्ची, जिसको आपने इतने मान सम्मान से यहाँ बुलाया है, उस गुनहगार को, उस अपराधी को, जिसने जाति के चलते अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझा, और जब उनको लगा कि ये गरीब दलित बच्चे पढ़ते लिखते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, पढ़ते, अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, हमारी बराबरी करते हैं, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर बैठते हैं, तो इन्हें हक की आवाज उठाते हैं, संविधान को बचाने की आवाज उठाते हैं, तो इन्हें किस तरीके से सिस्टम से निकाला जाए। और आज ये आपको वचन देती है यहाँ से कि आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर आप उस घमंडी औरत को जेल की सलाखों के पीछे देखोगे। ये मैं वचन देती हूँ आप सबको, वादा करती हूँ कि मैं अपने समाज का सर और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का स्वाभिमान कभी समझौता नहीं होगा, ना ही कभी झुकने दिया जाएगा ये सर। और अब बात आती है मुद्दे की।
क्यों जरूरी है अपने महापुरुषों को सेलिब्रेट करना। बहुत खूबसूरती से आज 1 तारीख को 1 जनवरी का दिन हम मनाते हैं। 28,000 पेशवाओं से हमारे 500 योद्धा, मैं कहूंगी, मैं उन सैनिकों को योद्धा कहूंगी, उन्होंने लोहा लिया या बदला लिया और उनको इस तरीके से रुला दिया कि एक नारा मैंने बहुत खूबसूरत दिया था और आज सबको मेरे साथ वो नारा भी लगाना है कि हमने क्या सीखा उस लड़ाई से, भीमा कोरेगांव की लड़ाई से हमने क्या सीखा। हमने ये सीखा कि हम लड़ेंगे भीमा कोरेगांव की तरह, पढ़ेंगे भीम राव की तरह, लड़ेंगे भीमा कोरेगांव की तरह, पढ़ेंगे भीम राव की तरह। हमें समझौतेवादी कभी नहीं बनना है, हमें लड़ना है अपने हक अधिकार के लिए और यही चीज मैंने सीखी है, लड़ने से कभी पीछे नहीं हटना। आज की वर्तमान स्थिति मैं आपको और हर बार चिल्लाती हूँ और हर बार बताती हूँ, आपने मुझे सुना होगा सोशल मीडिया पे डंके की चोट पे अपनी बात रखते, आपका कोई नहीं है। आपके 131 एमएलए एमपी जो संसद में आज बैठे हैं, आपकी टिकटों से, बाबा साहेब की दिए हुए रिजर्वेशन से जीत के सबसे बड़े कपट्टी बेईमान अगर आज कोई है जिन्होंने बाबा साहेब का उपकार लेके खाया, जिस हाथ ने उन्हें खिलाया, उन बेईमानों ने उसी हाथ को काटा। हमारा इस दुनिया में इस आज के टाइम पे कोई नहीं है, अगर हमारा कोई है तो हमारा आपसी एकता भाईचारा। हम इस देश में 92% प्लस है कि नहीं है हमारी आबादी? अगर आज सेंसस होता है, हम हैं कि नहीं है? आवाज दो भाई, है कि नहीं है? कम है किसी से? वो 500 ज्यादा थे 28,000 से लड़ने वाले, या हम ज्यादा हैं आज? है ना हमारी आबादी? तो किसमें बटे हम? जातियों के अंदर जातियां, मूर्खता, अंधविश्वास, जितनी ब्राह्मणवादी विचारधारा है, जितना पखंडवाद है, जितनी रूढ़िवादी विचारधारा है, जितना अभी प्रस्तुति में देखा कि जितने बाबों का धंधा चलाते हो वो आप जैसे और हम जैसे लोग चलाते हैं। वो काला धागा पहन के क्या मिल जाएगा आपको? वो काला धागा पहन के, गले में काला धागा, हाथ में लाल धागा, ये मंत्र, ये धुआं, ये गले में वो मुंडियां पहनना, बाबा साहेब ने ये किया था, बाबा साहेब ने ये सिखाया था। आपके महापुरुष पढ़े थे ना, ये बात सुनिएगा ध्यान से, जब हमारे महापुरुष पढ़े थे तो हमारे हाथ में क्या पकड़ाया था? कलम। और जब आज ये शैतान आए तो आज हमारे हाथ में वापस क्या आ गया? किसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं? आज हमारे लोग नौकरी के लिए तरस रहे हैं। आज हमारे लोगों के हाथ में कलम नहीं, झाड़ू दिखेगा। झाड़ू भी क्या? सड़क पे मारते हुए। हमारे महापुरुषों ने ऐसे थोड़ी कहा था कूड़ा छोड़ो, कलम उठाओ, पाठशाला में पढ़ने जाओ। जब हमारे महापुरुष पढ़े लिखे आगे बढ़े तो उन्होंने हमें शिक्षा का रास्ता दिखाया, पाठशालाओं का रास्ता दिखाया और शिक्षा के दरवाजे खोले। और हमने क्या पखंड किया? बाबाओं के पास जाके। आज आप देख रहे हो मैंने क्यों इन एमएलए एमपीज को आपके सामने इस तरीके से गाली दी और डंके की चोट पे दूंगी, क्योंकि जिस तरीके से शिक्षा का निजीकरण होना, और आपके बच्चे, मैं तो पढ़ ली 4,000 रुपया साल का देके मैं पढ़ ली बहुत सस्ते में। आज आपके बच्चे को, अगर यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं जिनके बच्चे यहाँ पे 3 लाख 6 महीने की फीस अफोर्ड कर सकते हैं? मुझे हाथ खड़ा करके बताओ, मुद्दे की बात करेंगे। कितने लोग 3 लाख रुपए दे सकते हो 6 महीने के? दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। बहुत कम लोग होंगे गिनती जो दे सकते हैं। वही शिक्षा जो सरकारी विश्वविद्यालयों में मैंने प्राप्त करी, आज आपके बच्चे प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो निकम्मे निठल्ले लोग, जब हमारे अगेंस्ट ऐसी पॉलिसीज बनती हैं, आपके बच्चों के दरवाजे बंद किए जाते हैं, तो वो संसद के अंदर मेज थपथपा रहे होते हैं आपके हक अधिकार के लिए। खूंटे से बांधे हुए वो कुत्ते पूंछ हिला रहे होते हैं मालिक के उस पे कहने पे, और आपके लिए, आपके हक अधिकार पे डाका डाल रहे होते हैं। इसीलिए जरूरी है इस तरीके के कार्यक्रम होना। इसीलिए जरूरी है आज हम सबका इकट्ठे होकर गलत को गलत कहना, सही को सही कहना, अपनी एकता से आगे आना। हमारे पास यही है और कुछ नहीं है। अगर आज भी हम डर रहे हैं और गलत को गलत नहीं कह रहे, तो आप छत्तीसगढ़ की मिसाल लेके मुझे बता दो कि यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन, आज मैं जब डेटा देख रही थी तो तकरीबन 40-45% के करीब यहाँ पे ओबीसी है, 39% के करीब यहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब है, और उसके बाद आई थिंक कुछ 31, या मुझे अगर सही से आंकड़े नहीं याद, मैं माफी चाहती हूँ, शेड्यूल कास्ट है। और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हमारे हकों के साथ क्या हो रहा है यहाँ पे? हमें कुछ मिल रहा है? डबल इंजन की सरकार है यहाँ पे?
है कि नहीं है डबल इंजन की? सेंटर में भी है, उन्हीं की सरकार, स्टेट में भी उनकी सरकार है, अधिकार मिल रहे हैं, शिक्षा सस्ती है, सभी को रोजगार मिला होगा। अभी यहाँ पे जितनी महिलाएं इस प्रांगण में बैठी हैं, कभी ना कभी तो किसी बाबा के पास गए होंगे। अभी जितने टीवी पे पॉपुलर बाबा चल रहे हैं, आधे से ज्यादा धंधा तो उनका हम ही चलाते हैं ना। वो जो भीड़ बैठी होती है बाबाओं का मंत्र मारने के लिए, आधी से ज्यादा सास की चुगली, बहू की चुगली तो हमारी महिलाएं वहां जाके लगा रही होती हैं। लगा रही होती है कि नहीं लगा रही होती है, सब पता है हमें, क्योंकि मेरा परिवार है, मुझे ये चीज बोलना जरूरी है। हमारे साथ क्या हो रहा है और हम किस तरफ जा रहे हैं, ये बात मुद्दे की करना आज यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि हमारे लिए आज हम लोग सीमित हो चुके हैं छोटी छोटी चीजों को लेकर। हम लोग सीमित हो चुके हैं, हमारे युवाओं को भड़काया जा रहा है नशों के अंदर। हमारे लोग रात को पैक की बोतल खोलेंगे और एक चिकन की दुकान देखेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, बस हम यहाँ तक सीमित है। लेकिन हमारा दुश्मन 24 घंटे काम कर रहा है। अगर एक इंसान उनका सो रहा है तो दूसरा इंसान उनका जाग के काम कर रहा है कि किस तरीके से नीतियां इनके खिलाफ साजिशें रची जाए, बनाई जाए कि इनके बच्चों के रास्ते किस तरीके से बंद किए जाए। क्योंकि जब आपके बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में पहुंचेंगे, जब उनका साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप होगा, तब आप सरकार से सवाल पूछोगे ना जी कि नई शिक्षा नीति लाने की जरूरत क्या थी। आपने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हाथरस की बच्ची को जिंदा जलाया गया, आज दिन तक न्याय क्यों नहीं मिला। आपने कहा कि विश्व गुरु बनाएंगे, दिल्ली जैसे विश्वविद्यालय में तो हम पढ़ नहीं सकते। आपने कहा कि शिक्षा हर घर में रोजगार होगा, आज भी जो 2 करोड़ रोजगार की आपने बात करी थी, बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि हमारे बच्चे आज आए दिन सुसाइड हो रही है। आए दिन हमारे बच्चे IIT के अंदर, जो इतना प्रसिद्ध विश्वविद्यालय, उसके अंदर हमारे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। क्या है हमारे पास, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? कभी हमने इन गंभीर मुद्दों पे सोचा है? हम लोग सिर्फ इसलिए सीमित रह चुके हैं कि जयंती, बाबा साहेब की जयंती आ गई, किसी का, हमारे महापुरुष का परिनिर्वाण दिवस आ गया, तो हम सिर्फ पुष्प अर्पित करने के लायक रह चुके हैं। हम सिर्फ एक मुखौटा पहन के कि आज हमने सबने इकट्ठे होना है, और आज अभी आप देखना, बड़ी बात कह रही हूं मैं, हो सकता है बुरी भी लगे, और लगे तो लगे, और लगनी चाहिए, मेरी बात चुभनी चाहिए उन लोगों को। अभी आप सोशल मीडिया पे देखना, 14 अप्रैल को बड़े बड़े जादूगर निकलेंगे। 14 अप्रैल को बड़े बड़े जादूगर बड़े बड़े हॉल बुक करेंगे और 14 अप्रैल को निकलेंगे। उसके बाद वो जादूगर आपको कहीं नहीं दिखेंगे और उनको लगेगा कि हमने पता नहीं कितना बड़ा काम कर दिया। अरे बंद करो, अंबेडकर को मानना, अंबेडकर की कब मानोगे? अगर अंबेडकर की मानना है तो सड़कों पे आके लड़ना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। ये पखंडवाद तो हमसे ज्यादा अच्छे तरीके से जो आज सरकार है, जिसके पास धन दौलत सब कुछ है, वो करती है ये पखंडवाद। उसको देखो किस तरीके से संविधान उठाकर सर पे लगाना, कोई जयंती, कोई दिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का या हमारे किसी भी महापुरुष का मिस नहीं करना, पुष्प अर्पित करने, हमारे बड़े बड़े समाज के लोगों को बड़े बड़े ओहदे दिए हैं, और वहीं पे हमारी आज देश की राष्ट्रपति महिला जो हमारे समाज की हैं, और वहीं पे आदिवासियों की जल जंगल जमीन उनसे छीनी जा रही है। आदिवासियों के हाथ से जो गांव था उसको काटा जा रहा है, गांव बिक रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, हमारा सब कुछ बिक रहा है, लुट रहा है, लेकिन वहां पे हम चुप हैं, हम बोल नहीं पा रहे। क्या करोगे ऐसी कुर्सियों का? क्या करोगे उस सोने की कुर्सी का जिसके नीचे कांटे हैं? आपको सब कुछ दे के ये ढोंग है, ये फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं है। ऐसे नहीं हमारे महापुरुषों ने कहा, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। ली हमने हिस्सेदारी, मांगा हमने। हमारे महापुरुषों ने कहा कि जितना पाताल में है, जितना धरती के नीचे है, धरती के ऊपर है, जितना नेचुरल रिसोर्सेज है, सब पे हमारा बराबरी का अधिकार है हमारा बराबरी का अधिकार किसी के पास है हम बराबर, कहीं पे है हम बराबर, कहीं नहीं है। लेकिन भाई मेरा क्या, आग मेरे घर पे थोड़ी लगी है, आग तो उसके घर पे लगी है, मैं क्यों लड़ूं? लेकिन आग जंगल में लगी है, आज तेरी बारी है, कल मेरी बारी। इस चीज को हमें भूलना नहीं है। हम अभी भी शायद उस भ्रम में बैठे हैं, और महिलाओं से खास करके, क्योंकि एक महिला हूं, ये पखंड, ये दुख, ये दर्द मैंने देखा है, क्योंकि हम लोग शिक्षित नहीं होते। क्या जरूरत पड़ी थी बाबा साहेब को आप सबके लिए लड़ने की? क्या जरूरत पड़ी थी बाबा साहेब को आप सबके लिए इतनी बड़ी बड़ी रैलीज ऑर्गेनाइज करने की? बाबा साहेब लड़े,
क्या सिर्फ एक महिला के लिए लड़े? सब महिलाओं को बाबा साहेब ने अधिकार दिए और हम उसी बाबा साहेब को भूल गए। बाबा साहेब भी काला धागा गले में डाल के घूम सकते थे, बाबा साहेब भी अपने बच्चों को बचा सकते थे, पैर में काला धागा डाल के, हाथ में डाल के, मंत्र मरवा के, वो धुआं फूंक करवा के। करा बाबा साहेब ने ऐसा पखंड? करा? बाबा साहेब ने आपको शिक्षित किया, बाबा साहेब ने हमें शिक्षा दी। बाबा साहेब ने कहा मैं आपको मंदिरों में नहीं मिलूंगा, मैं आपको किताबों में मिलूंगा। पढ़ी हमने वो किताबें? पढ़ी? नहीं पढ़ी। मैं बताती हूँ, ये रियलिटी है, हम नहीं पढ़ते। सोशल मीडिया पे तेज धड़ाधड़ रील देख रहे हैं हम, सोशल मीडिया का भी दुरुपयोग हम कर रहे हैं, फ्री डेटा मिल रहा है, इंटरनेट मिल रहा है और हम पढ़ ही नहीं रहे। इसलिए महिलाओं की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे, हम अपने आने वाले परिवार को पढ़ाएंगे, अपने बच्चियों को पढ़ाएंगे, बच्चियां आगे जाके अपने परिवार को पढ़ाएंगी, आने वाली पीढ़ियों को, तो ये परिवार, ये सिलसिला बढ़ता जाएगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे लिए शिक्षित होना, पॉलिटिकली आगे आना। क्योंकि आज किसी भी, बाबा साहेब ने क्यों, बाबा साहेब किसी धर्म के खिलाफ नहीं थे। ध्यान से सुनना ये बात, 2 मिनट चुप रहकर। बाबा साहेब ने कलेश ही खत्म कर दिया, संविधान लिखा, सब धर्मों को इजाजत दे दी। तुझे मंदिर जाना है, खुश है जा, मस्जिद जाना है, खुश है जा, गुरुद्वारे जाना है जा, जहां तेरी मर्जी है, जहां तुझे इच्छा है जा। बाबा साहेब ने किया। तो आप मुझे बताएं कि अगर महिलाओं को धर्म, जिसे बाबा साहब ने कहा मेरा बस चले, तो मैं वो शब्द यूज नहीं करूंगी, मैं डायनामाइट से उड़ा दूंगा। तो आप मुझे एक बात अपने दिल पे हाथ रख के, महिलाएं खासकर ये बताएं, क्या कभी आपने किसी मंदिर की पुजारी महिला देखी है? किसी चर्च की पादरी महिला देखी है? मस्जिद की मौलाना महिला देखी है? हैं? देखी है? कलेक्टर देखी? डीसी देखी? राष्ट्रपति देखी? इंजीनियर देखी? डॉक्टर देखी? प्रोफेसर देखी? हैं? निकली हुई प्रोफेसर देखी? आटा लेती प्रोफेसर देखी? देखी? देखिए, तो जो अधिकार धर्म आपको नहीं देता, वो अधिकार संविधान आपको देता है, पढ़ाई आपको देती है, शिक्षा आपको देती है, वो अधिकार कलम आपको देता है। इसीलिए बड़ी खूबसूरत चीज उन्होंने कही कि मैं अब अपनी जुबान से जवाब नहीं दूंगी, मेरी कलम जवाब देगी। यही कहा ना, कलम। तो बाबा साहेब की जुबान ने जवाब नहीं दिया, बाबा साहेब की कलम ने जवाब दिया। किसने दिया? कलम ने। कि तुमसे मांगूंगा नहीं। बाबा साहेब लड़ने अगर लगते ना, तो ये हर रोज हमारे बाबा साहेब की हत्या करते, हर रोज हमारे बाबा साहेब का अपमान करते। लेकिन वो इनके चाणक्य के चालाक थे, हमारे बाबा साहेब ऐसे सूरमा थे, ऐसे महान थे। उन्होंने कहा बोलूंगा नहीं। अरे मैं दीवार के साथ माथा थोड़ी मारूंगा, टक्कर मारूंगा तो मुझे ही लगेगी ना, तो मैं एक मूर्ख थोड़ी हूँ। मैं बोल के नहीं, लिख कर दूंगा इनको इनके अधिकार। और मूर्खों को पढ़ना ही नहीं आता था, अगर पढ़ना आता तो संविधान उसी समय पढ़ते तो विरोध करते। लेकिन बाबा साहेब सोचो कितने विजनरी थे कि तुम लड़ते रहो, मैं लिखकर इनकी किस्मत बदल के जाऊंगा। और वो किस्मत बदली कि आज आपके सामने इस प्रांगण में महिलाएं बैठी हैं, अधिकार की बात करती हैं, और एक गरीब दलित की बच्ची आपके सामने डंके की चोट पे अपनी बात रख पाती है। और मैं ज्यादा वक्त आप सबका नहीं लूंगी, क्योंकि ठंड भी बढ़ रही है, रात का वक्त भी है, आप सबको वापस भी जाना है। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके बीच में, हाँ अच्छा ठीक है, और तो ठीक है पानी पिला दो फिर। अच्छा, आज मैं माफी चाहती हूँ, देने को भाषण में बहुत चिल्ला भी सकती हूँ, लेकिन मैं जेन्युइनली थोड़ी इमोशनल हूँ। आज मेरे अंदर से भाव आ रहे हैं, मुझे थोड़ा सा पानी पिलाएं। जी, मुझे याद आ रही है वो खूबसूरत बात। अभी हाल ही में एक जगह मेरा प्रोग्राम था, तो बाबा साहेब के गुरु तो आप सबको पता ही है। बाबा साहेब ने माना भगवान बुद्ध को, बाबा साहेब ने माना महात्मा फूले को, बाबा साहेब ने माना कबीर जी को। तो कबीर जी ने, मुझे करेक्ट कर देना अगर मैं कहीं गलत हूं तो, उन्होंने कहा तू कहे कागज की लेखी, मैं कहूँ आंखन की देखी। यही कबीर साहब का दोहा था। तो हम क्या कर रहे हैं? है हमारा साइंटिफिक टेम्परामेंट कहीं पे? हाँ, मंत्र हजारों सालों से जिस मूर्ख ने किसी ने लिख दिया, उस मूर्खता को पढ़ रहे हैं।
उस अज्ञान को पढ़ रहे हैं। वो मंत्र आधे से ज्यादा हमें समझ भी नहीं आते होंगे। आंखों से क्या देख रहे हैं? आंखों से देख रहे हैं। आंखों से अगर देखोगे ना तो समझोगे। कैसे चालाकी समझोगे? आंखों से देखोगे। आंखों से देखोगे तो जिन सरकारी संसाधनों में आपकी हिस्सेदारी थी वो बिक गए। रेल बिक गई, बिकी, रेल बिक गई, एयरपोर्ट बिक गए, बैंक बिक गए, सरकारी इंस्टीट्यूशंस बिक गए, अस्पताल बिक गए। और हम क्या कर रहे हैं? लाल किला भी बिक गया। डंका बज रहा है विदेश में, मोदी जी का डंका बज रहा है विदेश में। बज रहा है डंका। डंका अगर बजता है ना किसी का विदेश में तो वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का बजता है। विदेश भी इस चीज को मानता है कि अगर कोई समानता का मसीहा, समानता का प्रतीक है पूरे विश्व में तो वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है। वहां किसी पाखंडी की मूर्ति नहीं लगाई गई। इस देश के ढोंगी लोग जब बाहर जाते हैं तो वो ये नहीं कहते कि मैं मनुस्मृति वाले देश से आया हूं या मैं वहां से आया हूं। वो ये कहते हैं कि मैं बुद्ध के भारत से, बुद्ध के देश से आया हूं। ये ताकत है हमारी। हमने समझी नहीं इस ताकत को। आज वर्तमान की स्थिति जो मुझे लग रहा है कि जो लड़ाई मैं लड़ रही हूँ, आप सबको ये चीज समझाना चाहती हूँ। आप सबके अधिकार। बाबा साहेब ने 4-4 बच्चे खोए, 4-4 बच्चे खो दिए। बस हमने एक सबक पढ़ लिया, इमोशनल हो जाते हैं और बोलते हैं बाबा साहेब ने परवाह नहीं करी, बाबा साहेब ने अपने 4-4 बच्चे खो दिए। अरे मूर्ख, मैं अपने आप को कह रही हूँ, आपको नहीं कह रही, बुरा नहीं मानना। मैं अपने आप को कह रही हूँ। बाबा साहेब ने 4-4 बच्चे खोए। बाबा साहेब ने आपको क्या कीमती चीज दी? एक वोट का अधिकार। 1 वोट 1 वैल्यू। और हमने क्या किया? वोट को बेचा। हमारे कहीं इंटीरियर, अभी तो आप बहुत पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग मुंडी हिला रहे हैं तो मेरी बात समझ रहे हैं। जब मैं देहातों में जाती हूँ प्रोग्राम करने तो वहाँ पे मुझे बहुत देसी भाषा में समझाना पड़ता है कि आप तो किंग मेकर हैं, आप तो राजा हो, आपको तो वोट का अधिकार दिया, तो आपने साड़ी के लालच में, लड्डू के लालच में, पौवे के लालच में, दारू के पैक के लालच में अपना कीमती वोट बेच दिया। एक दिन के लालच में अपना वो कीमती वोट बेच दिया। वो एमएलए एमपी 5 साल में एक बार आएंगे हाथ जोड़ने, जी मैं आपका सेवादार, कोई सेवा हो, कोई काम हो तो बताना। फिर 5 साल यही जनता के राजा, यही राजे जिनको बाबा साहब ने हुक्मरान बनाया था, वो उनके आगे ऐसे ऐसे करेंगे, जी हमारा काम कर दो, जी बेटी की एडमिशन, जी शिक्षा महंगी होगी, जी लोन करा दो, जी पैसे दे दो, जी प्रमोशन रुक गया है। तो आज क्या हो रहा है? जब उन्हें पता चल रहा है, ये ध्यान से सुनना, कि उन्हें पता चल रहा है कि आप पढ़ रहे हो, उन्हें पता चल रहा है आपके बच्चे शिक्षित हो रहे हैं, उन्हें पता चल रहा है कि ये हक अधिकार की बात कर रहे हैं, उन्हें पता चल रहा है कि ये जागरूक होके अब ये समझ चुके हैं लड़ाई 80% सड़कों से लड़नी होगी। क्योंकि अगर आप भूल जाओ अंदर आपका कोई बैठा है, भूल जाओ जुडिशरी कोर्ट आपको न्याय देगा, मिल गया तो सिर्फ 20%, वो भी तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख पे तारीख। इस हकीकत बात है। किसी ने अभी बताया मेरी इंट्रोडक्शन देने से पहले कि इन पे एफआईआर हुई है, 1 नहीं 10 है, 10 की पता नहीं 11 है, 10 तो है मैंने देखी है, लेकिन अभी सुनने में आया पुलिस वाले का फोन आया था, मैडम एक और एफआईआर है आप पे। कोई बात नहीं, मेरे लिए ये मेडल्स हैं। अरे कुछ किया है जिंदगी में इसलिए एफआईआर है ना, तो देखेंगे। तो अब बात मुद्दे की ये बता रही हूँ कि हम लोग समझ चुके कि हमारी लड़ाई हमने कैसे जीतनी है। आज आप सबको बताना ये जरूरी बात है क्योंकि पूरे भारत में हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं आपको ये चीज बताना चाहती हूँ सरकार कैसे डर रही है। आपके वोट की चोरी नहीं कर पा रहे। पता है कि दलित समाज समझ गया, दलित समाज या पिछड़ा समाज या ये पूरा 92% जो तबका जागरूक हो रहा है, अब ये सोच के वोट देगा। अब ये जो इनका हक अधिकार देगा उसे वोट देगा। जब हम जैसे बच्चे पढ़ते हैं तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को पढ़ते तो उन्होंने कहा था रूलिंग एलीट बनो। बड़ी अच्छी एंटोनियो ग्राम्सी एक इटालियन रहे, राइटर रहे, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि आपको अगर अपना हित करना है, आपको अगर अपना अधिकार चाहिए तो अपना नेता जो है ना, आपको अपना लीडर, अपना नेता आपको अपने बीच का ढूंढना होगा। अपना नेतृत्व करने वाला अगर आप अपने बीच का नेता ढूंढोगे जो आपके हक अधिकार, आपके दर्द की बात करेगा, उसको वोट देके चुनोगे तो वही आपको अधिकार देगा। और हो क्या रहा है कि जब हम जैसे बच्चे ये चीजें समझ के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने लगे तो अब सरकार को पता चल गया कि ऐसे तो बात नहीं बनेगी, तो वोटों की चोरी की जाए। तो वो चोरी कैसे करनी है? वो चोरी के लिए क्या लाए हैं? पता है चोरी कैसे हो रही है?
सोशल मीडिया पे सुनते हो, उस लड़ाई को पूरे भारत में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत मजबूती से वो लड़ाई पूरे भारत में हम लोग लड़ रहे हैं, ईवीएम की लड़ाई। ये बात आपको बताना इसलिए जरूरी है कि वो जो चोरी हक अधिकार की आपकी हो रही है ईवीएम से, कि आप वोट ए को दे रहे हैं और वोट आपका बी को जा रहा है, ये बात आपको जानना इसलिए जरूरी है कि वो चोरी को पकड़ा जब हमने 9 दिसंबर को हमारी टीम ने, ये शायद आपको नहीं पता होगा, 2 मिनट साइलेंट होकर थोड़ा सा सुन ले ये बात कि सरकार कितनी होशियार है। 9 दिसंबर को हमारी टीम से एडवोकेट महमूद प्राचा जी, बहुत बड़ी एक अच्छे अम्बेडकराइट है, बड़ी लड़ाई कोर्ट से, सर आपको तो जरूर सुननी चाहिए। हम लोगों ने बहुत बड़ी लड़ाई जीती कि हरियाणा में हाल ही में जो चुनाव हुए थे 90 की 90 सीटों के हमें वीडियोग्राफी दी जाए। अगर ट्रांसपेरेंसी है तो जो चुनाव की प्रक्रिया है, किस ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम में जा रही है, बाहर आ रही है, हम किसको मतदान कर रहे हैं, मेरा अधिकार बनता है, मेरा वोट किसको जा रहा है, मुझे वो पर्ची मुहैया कराई जाए, ये अधिकार है, ये लॉ है। 9 दिसंबर को ये हम जीतते हैं कोर्ट से और 20 दिसंबर को सरकार डर जाती है और कानून बदल देती है और सरकार ये कहती है कि ये जो लॉ है, ये जो वीडियो है, ये जो प्रक्रिया है जिसमें आप एक जनता देख सकती है कि मेरा वोट किसको गया, वो नहीं मिल सकता जनता को। ये देख रहे हो आप कि सरकार ने वो कानून बदल दिया। ये हमारा डर है, ये हम जब काम करते हैं, जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, जब सरकारें, जब लोग हमसे डरते हैं तो ये करते हैं। आपके बीच में इतनी दूर आके ये आपको बताने की बात इसलिए जरूरी है क्योंकि शायद आने वाले वक्त में जब हम इस लड़ाई को और मजबूत करेंगे दिल्ली में, तो हमें जरूरत पड़ेगी आप जैसे लोगों के साथ की जागरूकता की, कि आप में से जो भी लोग, कुछ लोग, चंद लोग ही सही, बहुत लोग नहीं, अगर इस लड़ाई को लड़ने हमारे साथ या किसी भी तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से ही हमारे साथ आ सकते हैं, तो हम ऐसी गंदी सरकारों को हटाकर अपना भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य बचा सकते हैं और अपने बच्चों के लिए और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए और अपने लिए, अपनी हिस्सेदारी के लिए बहुत कुछ प्रोक्योर कर सकते हैं इस देश के अंदर। और मैं इन्हीं बातों से, मुझे लगता है कि अब बहुत लोगों को नींद भी आ रही, लोग मुंह खोल के यॉर्निंग भी ले रहे हैं और मुझे लग रहा है कि अब प्रोग्राम का वक्त भी ज़्यादा बढ़ गया है और 15 मिनट ही बचे। सर आप एंड कर दीजिएगा, मैं नहीं चाहती कि लोग बोर हों, हम नहीं, ठीक है। तो इसी के साथ मुझे ये लगता है कि अंत में यही कहूँगी कि मैं आज यहाँ पे आई, मैंने तो सीखा ही सीखा आपकी इस प्रेजेंटेशन से। मैंने ये भी सीखा कि एक महिलाओं को, मैं ये एडवाइस भी है, मेरा सजेशन भी है कि लार्जली फोकस करके हमें एक होकर, अगर हम दूर भी हैं तो हमारे अंदर डिफरेंस कम हो सकते हैं, कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे पास है। आपने डॉक्टर रितु को सुना, मेन मीडिया ने डॉक्टर रितु को नहीं दिखाया, मेन मीडिया ने अंत तक, जब तक वो पीएचडी पकोड़े वाली बात, क्योंकि उसमें मसाला था ना, उसमें मसाला था, वो बिक रहा था, वो मेन मीडिया के लिए प्रोपेगेंडा था, इसलिए मेन मीडिया ने मुझे कवर किया। लेकिन सोशल मीडिया ने हमारी दर्द दिखाया, सोशल मीडिया ने, असली मीडिया जो है, उसने हमें स्टार बनाया, उसने हमें आपके बीच में लेके आए। मेरे से पहले भी जिन प्रवक्ताओं को आप हर साल यहाँ बुला चुके हैं, सुन चुके हैं, उसको किसी मेन मीडिया, गोदी मीडिया ने नहीं बिठाया, दिखाया, गोदी में बैठे, उसको सोशल मीडिया ने दिखाया। तो हमारी ताकत सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के राही हमें एक होकर रहना है। बार बार आप दिल्ली नहीं आ सकते, बार बार मैं आपके पास चल के बिलासपुर नहीं आ सकती, बार बार हम छत्तीसगढ़ नहीं आ सकते। तो जो हम लोग स्मार्ट बन के, जो चीज़ें हमारे पास हैं, उनका सदुपयोग करके, उन चीज़ों को इस्तेमाल करके, लेट्स कनेक्ट विद ईच अदर थ्रू जूम मीटिंग। अगर हम जूम मीटिंग के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, वो पाखंडी सोशल मीडियम का यूज़ कर करके, टीवी का यूज़ कर करके रातों रात बाबा बन जाते हैं। एक मंत्र पढ़ता है, दूसरा दिमाग पढ़ता है, तीसरा वरदान देता है कि बच्चा हो जाएगा, चौथा कुछ बताता है। ये पखंडवाद को अगर हमें तोड़ना है तो हमें कड़ी से कड़ी जोड़नी पड़ेगी और हमें इस सोशल मीडिया के माध्यम से एक बड़ी अपनी फौज उनके खिलाफ तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम पुरुषों से कम नहीं हैं। और आज इस मंच ने, इस कार्यक्रम ने ये करके दिखा दिया कि बराबरी की हमारी हिस्सेदारी है। बाबा साहब ने हमें पीछे नहीं रखा, बराबर रखा, और वक्त आने पे अगर ऐसी सिचुएशन होगी हम आगे होकर भी लड़ेंगे, हम बाकियों को पीछे रखेंगे और हम आगे होकर भी लड़ेंगे। और मेरे जैसा तो छाती में गोली खाने से भी नहीं डरता, इसीलिए हमें मारते नहीं है। मेरे जैसा जेल जाने से भी नहीं डरता, पर्चों से तो डर ही चला गया। तो इसलिए जो डरता है, ये गद्दार उसको और डराते हैं, क्योंकि गोरे अंग्रेज इतने खतरनाक नहीं थे जितने ये काले अंग्रेज खतरनाक है।
तो ये काले अंग्रेजों से बदला लेना हमें आता है। और मुझे ये चीज़ लग रही है कि हम सबको, आप जितनी भी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है सर, मेरा आपको यही कहना है कि आप प्लीज़ एक ऐसा मीडियम, मैम आप भी एक ऐसा मीडियम तैयार करें कि जिसके थ्रू ये फासला जो है ना ये कनेक्टेड हो, ये कम लगे हमें, और ये फासला हमारा, ये दूरियां जो है ये बहुत क्लोज रहे और हम लोग एक दूसरे से मिलती रहे। और बहुत ही जल्द अगर आप लोग आ सकते हैं तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। मैं आज आप सबको यहाँ से इनवाइट करके जा रही हूँ एक बहुत बड़ा महिला सम्मेलन, हम पूरी भीम शेरनियाँ पूरे भारत से दिल्ली के जंतर मंतर पे करने वाले महिला सम्मेलन, और मैं आपको इनवाइट करती हूँ उसके लिए। आने वाले कुछ महीने दिनों के अंदर वो डेट आपको बता दी जाएगी सोशल मीडिया के माध्यम से। और मैं चाहती हूँ कि हम इस देश में लोगों को ये दिखाएं, और उन महिलाओं को जो अंधविश्वास में जा चुकी हैं, आडंबर ढोंग पखंड करती हैं, दूसरों का बोझा अपने कंधों पे ढो रही हैं, उनको ये बताने के लिए हमारी स्ट्रेंथ, हमारी जागरूकता, हम सबको माता रामाबाई बनना है, हम सबको माता फातिमा शेख बनना है, माता सावित्रीबाई फूले बनना है। और उसकी एक मिसाल देने के लिए हम सबको इकट्ठे एक साथ उन्मूलन करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें सड़कें भरनी पड़ेगी अपने हक अधिकार को पाने के लिए, अपनी हिस्सेदारी बराबरी की लड़ाई को लड़ने के लिए हमें एक बार इनको अपनी संख्या बल से एक चोट देनी पड़ेगी। और उसके लिए क्या आप लोग तैयार हैं? आप लोग आएंगे अगर मैं इनवाइट करूंगी? पक्का? पुरुष देखो बैठ जाओ महिलाएं आएंगी पक्का? हाथ खड़ा करो। दिल्ली आओगे? चलो दिल्ली का नारा दोगे? हक अधिकार लेने हैं, शिक्षा चाहिए, वो शिक्षा जो हमारे लिए बाबा साहेब ने दी थी, सरकारी रोजगार चाहिए, रिजर्वेशन को बचाना है। अच्छा, रिजर्वेशन से याद आया कि रिजर्वेशन हमारे ऊपर बाबा साहेब ने या किसी ने, बाबा साहेब ने तो हमारे ऊपर एहसान किया, रिजर्वेशन हमारे लिए कोई मुफ्त का दिया हुआ वो नहीं है। रिजर्वेशन के ऊपर जो सवाल उठते हैं और शेड्यूल कास्ट कह के जो हम पे तोहमतें या हमारे साथ जो भेदभाव किया जाता है, जो हमारे रिजर्वेशन को, कुछ सालों के रिजर्वेशन को बातें करते हैं, तो प्लीज़ अगली बारी आपके साथ या आपके बच्चों के साथ, खास करके आप अपने बच्चों को ये सबक पढ़ाइएगा। आपको अगर कोई कहे ना कि रिजर्वेशन है, तुम तो कोटे से आए, तुम तो रिजर्वेशन से आए हो, तुम तो आए हो बस, तुम्हारा तो मेरिट में, तुम्हारा तो सीट उधर से निकली है ना, तो उनको बताना कि हम मेहनत करके बराबरी की रेस पे खड़े होकर पढ़कर रिजर्वेशन से आए हैं, और तुम 3000 साल की मुफ्त रिजर्वेशन से यहाँ तक आए। तुम्हारे दादा परदादा सब, जब हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था, घर से निकलने का, ज्ञान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, तब 3000 साल की मुफ्त की रिजर्वेशन तुम खाकर आए हो, हमने मेहनत से ली है। तो ये सबक, तो रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ने के लिए हिस्सेदारी की, जातिगत जनगणना करवाने की लड़ाई, क्योंकि जब जातिगत जनगणना होगी, कास्ट सेंसस होगा, तब हमें पता चलेगा 100% रिजर्वेशन होगी, तब जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ईवीएम को खत्म करने के लिए, अपनी हिस्सेदारी के लिए, नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, करप्शन के अगेंस्ट खड़े होने के लिए, और अपनी बहुमत से अपनी सरकार बनाने के लिए हम सबको एकजुट होकर लड़ना है, और दिल्ली की सड़कों को खाली नहीं रखना, क्योंकि लोहिया जी ने कहा था जब संसद आवारा हो जाए तब सड़कें सुनसान नहीं रहनी चाहिए, और अब हमारी बारी है, सड़कों को सुनसान नहीं रहने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और मैं चाहती हूँ मुझे 1 मिनट के लिए कैमरा दिया जाए, अगर कोई दे सकता है तो मेरे साथ आपको 2 नारे लगाऊंगी। बना दूं इसका वीडियो? ये वीडियो मैं अपने सोशल मीडिया पे डालूंगी। माइक पे आगे हूं। ठीक। तो जय 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 भीम, तो जय 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 भीम, जय फूले जय भीम, जय मंडल जय भीम, जय साहू जय भीम, जय बिरसा जय भीम। लड़ेंगे भीमा कोरे गांव की तरह, पढ़ेंगे, लड़ेंगे भीमा कोरे गांव की तरह, लड़ेंगे भीमा कोरे गांव की तरह, पढ़ेंगे भीम गांव की तरह, पढ़ेंगे ना? शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।